तो अब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। तो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। तो इस टाइम पे क्या हो गया था, जो राजपूत जाति है उसका उदय हो गया था और राजपूत राज्यों की स्थापना हो गई थी। फिर गुप्तों के पतन के बाद केंद्रीय शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार की अव्यवस्था का कारण बना। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्त की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, फिर यह वह समय था जब भारत पर हुण आक्रमण शुरू हो गए थे। ठीक है, तो ये वो टाइम आ गया। फिर हुण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी क्षति पहुंचाई और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जरित कर दिया। ठीक है, परंतु मालवा के यशोवर्मन ने हुणों को लगभग 532 ईस्वी में परास्त करने में सफलता प्राप्त की। तो मालवा के यशोवर्मन ने हुणों का राज्य था। ठीक है, फिर इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इनकी प्रवृत्ति के लिए सहायक बन गया। लगभग इसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ। उसके तत्वावधान में राजस्थान में व्यवस्था और शांति की लहर आई, परंतु जो बिखरी हुई अव्यवस्था यहाँ पैदा हो गई थी वह सुधर नहीं सकी। ठीक है, फिर इन राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी ईसा तक की विदेशी जातियाँ आती रहीं और यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे, परंतु कालांतर में इन विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई। इनमें कई मारे गए और यहाँ कई बस गए। जो शक या हुण यहाँ बचे रहे उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित होता गया और अंतोतगतवा छठी शताब्दी तक स्थानीय और विदेशी योद्धाओं का भेद रह जाता है। ठीक है, फिर है राजपूतों की उत्पत्ति। तो सीधी बात है, पूर्व मध्यकालीन भारत राजस्थान में अपन ने क्या देखा, कुछ नहीं है कि गुप्त काल खत्म हो गया, उसके बाद सभी लोग स्वतंत्र होने की बात करने लगे, हुण के आक्रमण हुए। ठीक है, और उसी के कारण फिर यहाँ पे यशोवर्मन हुआ करता था, उसने हुणों को हराया, परंतु हुण फिर उसके खुद के जो सामंत थे वो भी स्वतंत्र होने की बात करने लगे। तो यही सब होता रहा, है ना। उसके बाद देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। तो राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्व है। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने का मत को बल देने के लिए उनकी अग्निवंशीय बताया गया है। तो उनकी विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रप्रदायी के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों से होता है। फिर उनके राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न किए गए थे। ठीक है, तो ऋषि वशिष्ठ के कुंड से इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब होता रहा। मूणत, नैन्सी और सूर्यमल मिशन ने इस आधार को लेकर उसको और आगे बढ़ावे के साथ लिखा, परंतु वास्तव में अग्निवंशीय सिद्धांत का विश्वास करना उचित नहीं है क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक है। ऐसा प्रतीत होता है चंद्रप्रदायी ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से अभिव्यक्त करता है कि जब वह विदेशी सत्ता से संघर्ष की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरी शंकर, हीरा चंद ओझा, सी.वी. वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इतिहासकारों ने इस मत को निराधार बताया है। तो ये लोग इसके सपोर्टर नहीं हैं। कौन कौन? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद और सी.वी. वैद्य। ठीक है, फिर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय बताते हैं। अपने मत की पुष्टि के लिए कई शिलालेख और साहित्य ग्रंथों का प्रमाण देते हैं जिनके आधार पर उनकी मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा वाला। फिर है राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीथियन बताया है। तो टॉड ने तो उनको क्या बताया? शक और सीथियन। इसके प्रमाण में उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाज का जो शक जाति के रीति रिवाजों से समानता रखते थे उनका उल्लेख किया है। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शास्त्रोक्त और घोड़ों की पूजा इत्यादि हैं।
टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम कुर्क ने भी इसी मत का समर्थन किया है, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन किया है। ओझा का कहना है कि राजपूतों तथा विदेशियों के रस्मों रिवाजों में जो समानता कर्नल टॉड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सात्यता वैदिक और पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण, हुण के जिन जिन रस्म रिवाज और परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टॉड ने किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से प्रचलित हैं। इस संबंध में विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। तो सीधी बात है, जो ये अपने टॉड है, ये कह रहे हैं कि जो इनके जो क्या है, इनके जो भी वो है रीति और इनके जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, और इनकी जो समानता है, इनके यज्ञ पूजा और ये सब, तो इन सब से ये कह रहे हैं शक है। पर जो हीराचंद ओझा हैं वो कह रहे हैं नहीं, ये तो वैदिक काल में भी होता था। तो वो कह रहे हैं कि तो वैदिक काल में भी होता था, तो इनसे जोड़ना नहीं चाहिए। फिर डॉक्टर D.R. भंडारकर राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका श्वेत हुणों के स्थापित करके विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल देते हैं। तो D.R. भंडारकर भी क्या कहते हैं, श्वेत हुणों के इससे है गुर्जर मानना है इनको, ठीक है, और ये विदेशी वंशीय उत्पत्ति को बल दे रहे हैं। इसकी पुष्टि में भी बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर हुणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिलता है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंश या प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो अपन को पता चलना चाहिए कि राजौर अभिलेख की बात कौन कर रहा है, D.R. भंडारकर कर रहा है, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं, ठीक है, और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। तो ये अलग अलग ब्राह्मणों के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन है, D.R. भंडारकर। फिर डॉक्टर ओझा और वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने का कारण है। जहाँ तक राजपूतों की ब्राह्मणों की उत्पत्ति का प्रश्न है, वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत का समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त मतों में मतैक्य नहीं है। फिर भी डॉक्टर ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता मिली हुई है। निसंदेह राजपूतों को भारतीय मानना उचित है। तो सीधी बात है, इन सब ने बात तो अलग अलग की है, पर ये मान सिर्फ डॉक्टर ओझा की रहे हैं। फिर अगला है पूर्व मध्यकाल में विभिन्न राजपूत वंशों का उदय। तो प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे, उनमें मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार, राठौड़ और सांबर के चौहान तथा आबू के परमार और आमेर के कछवा और जैसलमेर के भाटी प्रमुख थे। अब आते हैं मेवाड़ के गुहिल पे अपन। फिर है मेवाड़ के गुहिल। तो इस वंश के आदि पुरुष गुहिल था। तो यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चल गई कि इसका जो आदि पुरुष है वो कौन था, गुहिल था। इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ कहाँ जाकर बसे, उन्हें स्वयं को गुहिल वंशीय कहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ के बस गए ना, उन सब ने गुहिल वंशीय कह दिया। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा गुहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। तो भंडारकर तो इनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण, क्योंकि वो याद है ना अपन को, जो शिलालेख हैं उन्हीं के अनुसार कह रहे हैं, बिचौलिया वालों के अनुसार, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासक में बप्पा का नाम उल्लेखनीय है, बप्पा रावल, ठीक है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओझा के अनुसार बप्पा का नाम न होकर कालभोज की उपाधि थी। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर ओझा कहते हैं कि बप्पा जो बापा ना इसका नाम नहीं है, बल्कि कालभोज था इसका नाम, तो और ये उपाधि है। बापा एक सोने का सिक्का भी मिला है, तो बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का था। फिर अल्लट, जिसे ख्यातों में आलू रावल कहा गया है, तो अल्लट आया। फिर अगला, जिसे 10वीं सदी में लगभग मेवाड़ का शासक बना है वो, ठीक है, उसने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। तो कौन था, अल्लट, आलू रावल, ठीक है। तथा उसके समय आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है। फिर आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। तो आहड़ से पूर्व तो पहले ये लोग कहाँ पे रहते थे, नागदा में रहते थे, ठीक है। फिर गुहिल ने 13वीं सदी के प्रारंभ काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद अपने कुल
परंपरागत राज्य को बनाए रखा। तो गुहिलों ने क्या हुआ, 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कोई भी उथल पुथल हो रही है उसके बावजूद अपने कुल परंपरागत राज्य को बनाए रख लिया। ठीक है, फिर आते हैं मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार। तो प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जोधपुर के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था, क्योंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुजरात कहलाता था, गुजरात। ठीक है, इसलिए चीनी यात्री हुइनसांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पीलो मोलो या भीनमाल या बाड़मेर बताया है। तो ये किसने बताया है, हुइनसांग ने। फिर मोहनत नैन सिंह ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का क्या किया है, उल्लेख किया है, जिसमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे। ठीक है, फिर इस शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक था। तो हरिश्चंद्र कौन सी का था, मंडोर शाखा का था, अपन को ये याद रखना है। ठीक है, फिर कहते हैं जिसका समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात्त स्वतंत्र प्रेम और शौर्य से उज्ज्वल कीर्ति को अर्जित किया है। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। तो जालोर के हो गए या फिर उज्जैन के हो गए, तो यहाँ के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनकी नामावली कहाँ से, नागभट्ट से प्रारंभ होती है। जो इस वंश का प्रवर्तक था उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। तो इसे किसे कहा गया है, नागभट्ट को क्या कहा गया है, मलेच्छों का नाशक। फिर इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को प्रतापी शासकों में गिना जाता है, भोज और महेंद्रपाल। ठीक है, 2 थे इसमें, कन्नौज वाले में। फिर आबू के परमार। तो परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के देव प्रदेश में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर राज्य स्थापित कर लिए। आबू के परमारों का कुल पुरुष कौन था, धूमराज था, परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर विमल शाह को दंडापति बना दिया। ठीक है, तो ये किसके समय हुआ था, धंधुक के समय। धंधुक कुछ नहीं कर पाया था। फिर विमल शाह ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। किसने, विमल शाह ने। फिर धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। उसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम वायुग नामक नाटक लिखकर अपने नाम से प्रहलादनपुर नामक नगर बसाया था। ठीक है, फिर परमाणु के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा भी उठाया। फिर धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय, ठीक है, जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था। ठीक है, वास्तुपाल के छोटे भाई तेजवाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नेमिनाथ का मंदिर किसके समय बना था, तो जो धारावर्ष का पुत्र था, कौन था, सोम सिंह, उसके समय में बना है। ठीक है, तो वो क्या है, गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव था ना, उसका उस टाइम पे सामंत हुआ करता था, तो उसी के काल में बनाई नेमिनाथ का मंदिर। ठीक है, फिर मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया है। तो ये मालवा के थे भोज परमार। फिर वागड़ के परमारों ने बांसवाड़ा के पास अर्थुना नगर बसाकर अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाकर अपने शिल्पकला की प्रति निष्ठा का परिचय दिया है। तो अर्थुना जो बांसवाड़ा है वहाँ पे। ठीक है, फिर आगे चलें, सावर के चौहान। तो चौहानों के मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सापातलक्ष जांगल प्रदेश के आसपास रहते थे। उनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सपात के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांवर झील का निर्माता माना गया है। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गोवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। तो गोवक भी एक क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट कौन सा है, शासक है, जो पहली बार क्या है, स्वतंत्र हो गया था, किससे, प्रतिहारों से। फिर अगला है, इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ठीक है, चंद्रराज की ऐसा माना जाता है कि वे पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करती थी। फिर आता है 1113
ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अर्णोराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, जनोपयोगी कार्यों में भूमिका अदा की। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपाद लक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे वीसल देव और कवि बांधव भी कहा जाता है। हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक की रचना की और साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया। फिर विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को जीता और वंश क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजधानी और उत्तरी भारत की राजधानी में अपनी विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। फिर 1191 ईस्वी में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को परास्त कर वीरता का समुच्चय परिचय दिया, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में जब गौरी से हार हो गई तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। फिर पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए भी चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, परंतु यह अर्थ नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहानों की शाखाएं रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती, आबू में शासन करती रही और राजपूत शक्ति की धुरी बनी रही। इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला कर शौर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर पूर्व मध्यकाल में प्रभावों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान गुहिल शासक विद्वानों के आश्रयदाता बने रहे, जिससे जनता में शिक्षा साहित्य प्रगति बिना विरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। इस समुच्चय काल की सौंदर्य तथा आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजना को जीवित रखा। चित्तौड़, बारडोली, आबू के मंदिर इस कथन के प्रमाण हैं।